Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankoa heartily welcomes you all to this online education. Today we are going to learn about 8th standards SST Histories chapter number 3 Ruling the Countryside part 2. So students, in our first part we have learned about that how they rule in a countryside, how they implement different types of revenue systems, okay, and they was not successful. In this video we are going to learn about the crops for Europe. क्रॉप्स फॉर यूरोप. सो जैसे कि हमने फर्स्ट हमारे उसमें देखा था कि उन्होंने काफ़ी सारे सिस्टम्स रेवेन्यू के लिए इम्प्लीमेंट किए बट वो सक्सेस नहीं हुए. देन आफ्टर यहाँ पे इंडिया में जो क्रॉप हो रहे थे, ओके, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे यूरोप के लिए क्रॉप्स वो ग्रो अप कर सकते हैं और काफ़ी कम दामों में या फिर एकदम फ्री में वो उनका यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि और फिर उन्होंने जो यहाँ के जो कल्टीवेटर्स जो थे उनको भी फोर्स किया कि वो यूरोप के लिए वो क्रॉप्स ग्रो अप करें. देखिए जैसे कि बंगाल में जूट, आसाम में टी, देन यूनाइटेड प्रोविंस में शुगर कैन मीन्स कि उत्तर प्रदेश में, देन आफ्टर पंजाब में व्हीट, कॉटन में महाराष्ट्र में कॉटन एंड मद्रास में राइस. ये सारे कुछ क्रॉप्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ के मतलब कि इंडिया के जो कल्टीवेटर्स थे, जो पेसेंट्स थे, उनको फोर्सफुली वो ग्रो अप करने के लिए कहा. तो अब ये उन्होंने कैसे किया वो देखते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, उन्होंने कैसे किया. तो जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स का मुआयजा किया. उन्होंने सब जगह को घूम के देखा कि कहाँ पे कौन सा क्रॉप्स ग्रो अप हो सकता है और उस हिसाब से उन्होंने उसको डिवाइड किया. देखिए जैसे कि यहाँ पे जो आपको ये सारे जो प्रोडक्शंस की जो मेथड है उसमें से एक प्रोडक्शन की मेथड यहाँ पे आपको दी है जो कि है इंडिगो, जिसको नील बोलते हैं, ओके. उससे नेचुरली नीला कलर जो है वो मिलता है. नॉर्मली यूरोप में जो रंग मिलता था वो था बैंगनी रंग, ओके, लेकिन जो इंडिगो था वो एकदम ब्राइट कलर देता था और उसकी वजह से इसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. तो देखिए हम, डज कलर हैव अ हिस्ट्री? तो क्या किसी कलर की भी कोई हिस्ट्री हो सकती है? यस. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे देखिए आपको दो पेंट्स दिए हैं, दो पीस हैं, एक कमलकारी प्रिंट है और एक मॉरिस की कॉटन प्रिंट है जो कि फ्लावर्स प्रिंट है. यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों में ब्राइट नीला कलर यूज़ किया है जो कि उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता था. और ये कलर जो था वो इंडिया में कुछ ही हिस्सों में कल्टीवेट हो सकता था.
नाउ और इससे जो ब्राइट जो ब्लू कलर था वो मिलता था। सो इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के जो पेसेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनको फोर्स किया कि वो ये जो इंडिगो प्लांट है वो ग्रो अप करें। नाउ व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, कि इंडियन इंडिगो की ही इतनी डिमांड क्यों थी? The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. मतलब कि ब्रिटेन, इटली और फ्रांस, इसमें ये जो नीला कलर है उसका यूज़, इंडिगो का यूज़ वहाँ पे कपड़ों को रंग देने के लिए किया जाता था। इस रंग के कपड़े वहाँ पे बनाए जाते थे। Only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. अब क्या हुआ कि इंडिया से उनको जो इंडिगो मिलता था वो काफ़ी कम मात्रा में और काफ़ी ऊंचे दामों में वहाँ पे मिलता था। तो इसीलिए कपड़ों को रंग देने के लिए वायलेट और ब्लू कलर के लिए तो वो यूरोपियंस जो थे तो वो एक और पौधे पर डिपेंडेंट थे, इट्स कॉल्ड वुड। नाउ बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट zones, wood was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany. Worried by competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. Now, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि wood का जो कलर था वो काफ़ी लाइट, मतलब कि इतना ब्राइट नहीं था, जबकि इंडिगो का जो कलर था वो काफ़ी ब्राइट था। उसकी वजह से वहाँ पे यूरोप में इसकी मांग, डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी वजह से जो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वुड के, उनको लगा कि अगर इंडिगो इसी तरीके से यहाँ पे सप्लाई होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा या फिर काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज किया कि आप ये जो इंडिया से इंडिगो आ रहा है उसको बैंड कीजिए, उसको यहाँ पे आने से रोकिए। Cloth dyers, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, जैसे कि अभी हमने देखा। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. Now, अब क्या हुआ कि वहाँ पे यूरोप में इंडिगो की जो डिमांड थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे, फिर वहाँ के जो भी डायर्स थे जो क्लोथ डाई करते थे, तो उन लोगों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती गई और उन लोगों ने फिर ये ट्राई करने स्टार्ट कर दिए कि वो जो बैन था वो हट जाए। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. अब वहाँ के जो क्लोथ डायर्स थे वो इंडिगो के लिए कोई और सप्लाई कहीं और किसी और तरीके से वो उसका सप्लाई ले सके, इंडिगो हासिल कर सके, उसके वो ट्राई करने लगे।
ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, कि ब्रिटेन इंडिया की तरफ कैसे आगे बढ़ा। फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of indigo imported to Britain from India. By 1810, it was up to 95%. 1788 में बंगाल से जो इंडिगो सप्लाई हुआ वो सिर्फ 30% था, जबकि 1810 में जो इंडिगो सप्लाई हुआ वो वर्ल्ड का 95% था। मतलब कि तब तक यहाँ पे इंडिगो का जो प्लांटेशन था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो ये सब हुआ कैसे? As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in the indigo productions. अब जैसे जैसे इसका बढ़ रहा था तो जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने क्या किया, इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। फिर कुछ कंपनी ऑफिशियल्स ने अपनी जो जॉब थी वो छोड़ दी। अब जो भी यूरोपियन ब्रिटेन इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो कंपनी उनको कर्जा देने के लिए तैयार हो गई। नाउ हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? अब इंडिगो को कैसे कल्टिवेट किया जाता था वो देखें। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीच एंड रियोटी। राइट इट डाउन। Mainly two systems of cultivation are there. First, niche, and the second one is rioti. Now let's see the rioti and niche. Now students, niche वो सिस्टम है कि जिसमें जो बागान के जो मालिक थे वो खुद यहाँ आके और इसका कल्टीवेशन करे, इसको ग्रो अप करे, इसका प्रोडक्शन करे। ओके, बट उसके लिए उनको काफ़ी सारे औजारों की ज़रूरत पड़ती। ओके, काफ़ी ऐसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती, मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नीच जो है मतलब कि जो इंडिगो है तो उसका कल्टीवेशन का टाइम और राइस के कल्टीवेशन का टाइम जो है वो साथ में था, और हल जो है तो वो खरीदना, उसको संभालना, ये सब इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो आसपास के जो पेसेंट्स जो थे तो उनको भी ये हल जो है वो उनको खेती करने के लिए चाहिए होते थे, और मज़दूरों का मिलना भी इतना पॉसिबल नहीं था। और नॉर्मली ये जो इंडिगो प्लांट था वो ऐसी ही फर्टाइल सॉइल में वो होता जहाँ पे जो सॉइल हाईली फर्टाइल हो, और ऐसी सॉइल्स तो काफ़ी कम थी क्योंकि वहाँ पे पहले से ही लोगों के घर बने हुए थे, और जो बीच बीच में कुछ जो खाली थी उसमें तो काफ़ी कम हिस्सा आता, तो वो उनके लिए काफ़ी कम था। अब उसके बाद देखें कि रियोटी। नाउ रियोटी ये चीज़ है कि जो बागान के मालिक होते, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स जो होते, तो वो खेडूतों को, मतलब कि जो किसान थे उनको वो बीज का और उनके लिए जो खर्चा होता उसका वो खर्चा मतलब कि कर्जा वो किसान को दे देते, लेकिन ज़मीन को ठीक करना, उसका प्लांटेशन करना, उसकी देखभाल करना, ये सारा काम किसान को करना होता। देन आफ्टर ये सब करते करते भी उनको कुछ हाथ नहीं आता,
और पहले पहले तो सारे किसानों को ये रियोटी वाली सिस्टम काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन जैसे टाइम गया तो फिर उनको लगा कि नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं है। एंड द अदर हैंड, एक बार अगर किसी प्लांट पे, मतलब कि रियोटी के अनुसार किसान को अपनी 25% ज़मीन पे इंडिगो प्लांटेशन करना है, बट इंडिगो की जो जड़ें हैं वो इतनी डीप होती थी कि वो ज़मीन से सारे ही पोषक तत्व चूस लेती थी। इसी वजह से एक बार अगर किसी ज़मीन पे इंडिगो आप प्लांट ले लो तो फिर उस पर कोई और प्लांटेशन करना, कोई और प्लांट ग्रो अप करना पॉसिबल नहीं होता। और जो कर्जे वाला सिस्टम था तो वो तो प्रतिवर्ष ऐसे ही चलता रहता, तो ये जो था वो किसानों के लिए ठीक नहीं था। इसीलिए उन्होंने फिर उसको रियोटी सिस्टम से मना कर दिया। एंड देन द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, तो ये देखें, फिर मार्च में 1859 में बंगाल के जो रियोट्स थे उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया, उसके लिए आंदोलन छेड़ दिया। और इसमें जो ज़मींदार थे जिनको ज़बरदस्ती ये काम करने के लिए बनाया गया था वो भी इनके साथ थे। जो गांव के सरपंच थे तो उन्होंने भी घर घर जाके इस सिस्टम के खिलाफ होने के लिए उनको उकसाया था। फिर उसके लिए एक बैठक बुलाई गई और बैठक में भी यही साबित हुआ कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि इससे किसानों का कुछ भी भला नहीं होता है। और फिर ये जो इंडिगो प्लांटेशन था उसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। सी, यहाँ पे आपके लिए और भी एक दिया है, इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज। तो इंडिगो क्रॉप्स के थ्रू उनको काफ़ी अच्छा ब्राइट नीला रंग मिलता था, लेकिन उससे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी किसान को, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इंडिगो का प्लांटेशन अब नहीं होगा। और उसके बाद फिर गांधी जी के पास गए चंपारण से, और फिर गांधी जी वहाँ पे गए चंपारण और उन्होंने देखा कि कैसे वो इंडिगो के प्लांटेशंस वगैरह हो रहे थे, तो फिर उन्होंने उस पर बैन लगवाया। नाउ हियर वी हैव completed this chapter number 4, ruling the countryside. Now if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box and join Microsoft Teams meeting for doubt solution, and like, share and subscribe this channel, and we'll meet in a next video with the next chapter. Till then, Jai Shri Saminarayan.